आर्या अपने आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं वो अब ये सब और नहीं सहेगी, बहुत सह लिया उसने। आज तक उसे उस गलती की सजा मिल रही थी जो उसने कभी की ही नहीं थी। रुद्रम ने उसके साथ इन 1 सालों में जो कुछ भी किया उसने बिना कुछ बोले सह लिया, पर आज रुद्रम ने उसके किरदार पर उंगली उठा दी थी। उसने आज उसे एक कोठे वाली लड़की घोटिस्ट कर दिया था जिसका काम सिर्फ उसे सेटिस्फाई करना था। उसे उसका जिस्म चाहिए था, दिल नहीं। एक औरत कुछ भी बर्दाश्त कर सकती थी, पर कोई उसकी इज्जत या उसके किरदार पर उंगली उठाए वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आखिर औरत की इज्जत ही उसका सबसे बड़ा गहना होता था। आर्या जल्दी से नीचे आए पर उसे रुद्रम कभी भी दिखाई नहीं दिया। ये देखकर उसके आंख में फिर से आंसू आ गई, लेकिन तभी ही उसकी नजर गार्डन की तरफ गए। उसने देखा वहां रुद्रम किसी के साथ फोन पर बात कर रहा है। ये देखकर वो जल्दी से उसके पास गए और उसके सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों गुस्से से लाल हो रखी थी। आर्या को अपने सामने देखकर भी रुद्रम ने कोई रिएक्ट नहीं किया और वैसे ही फोन पर बात करता रहा। रुद्रम को इस तरह नजरअंदाज करता देख आर्या को गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने रुद्रम के हाथ से उसका फोन छीन लिया। वही आर्या की ये हरकत देखकर रुद्रम की आंखें गुस्से से लाल हो गई और वो अपनी भयानक आवाज में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए। पर रुद्रम अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही आर्या चीखते हुए बोली, बस रुद्रम अग्निहोत्री, बस बहुत बोल लिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने, पर अब और नहीं। मैंने आपको समझने की कितनी कोशिश की, उस रात मेरी कोई गलती नहीं थी और मुझे खुद नहीं पता था कि मैं उस रूम में कैसे आया, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। क्योंकि उस समय आपका गुस्सा अपार इतना हावी हो रखा था कि आपने अपनी सोचने समझने की शक्ति खो दी और गुस्से में आकर अपने मुझ से जबरदस्ती शादी कर की और मेरा साथ रोज वो सब किया जिससे आप मुझे हर दिन उस रात की याद दिला सकें। आपने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की मैं उस रात वहां कैसे पहुंची। बस आपने मुझे अपने साथ देखा और अपना फैसला सुना दिया। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपके इस फैसले का अंजाम क्या होगा। आपने एक बार भी मेरे बारे में सोचा नहीं। फिर हंसते हुए बोली, सोचते भी कैसे, उसके लिए आपके पास दिल होना चाहिए जो आपके पास है ही नहीं। रुद्रम अग्निहोत्री हो गया आप बहुत बड़े बिजनेसमैन, लेकिन क्या फायदा उसका जब आपका एक डिसीजन किसी की जिंदगी बर्दाश्त कर दे। आप फेल हो गए रुद्रम अग्निहोत्री, आप फेल हो गए। भले ही आर्या हंस रही थी पर उसकी बातों में दर्द साफ झलक रहा था। वो सच में टूट चुकी थी। वो रुद्रम ने नहीं नाराज थी, वो अपनी जिंदगी से दुखी थी, क्योंकि जब से उसने अपना होश संभाला था उसने दुख के सिवा कुछ नहीं देखा था। उसे याद नहीं था कि एक दिन में ऐसा हो जिस दिन को खुलकर हंसी हो, और ये 1 साल तो किसी नर्क से कम नहीं थे उसके लिए। ऐसा नहीं था कि आर्या ने रुद्रम के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश नहीं की, आखिर वो उसका पति था, वो भी चाहती थी कि वो उसे प्यार करे। भले उसे कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला पर उसे पति का प्यार तो मिल सकता था, पर शायद वो भी उसके नसीब में नहीं था। उसने चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न की हो रुद्रम के करीब जाने की, लेकिन रुद्रम ने कभी भी उसे अपने करीब आने नहीं दिया। उसने अपने दिल के सारे रास्ते उसके लिए बंद कर रखे थे। वो बस रात को अपनी जरूरत के लिए उसके पास आता था और जब उसका मन भर जाता था तो चला जाता। उसे आर्या से कोई लेना देना नहीं था कि उसके ऐसा करने से उसे कैसा फील होता होगा। उसे बस आर्या को सबक सिखाना था, क्योंकि उसने रुद्रम अग्निहोत्री के खिलाफ जाने की कोशिश की थी। ये उसके गुरूर की बात थी। इन सब से अच्छा तो उसके माँ बाप पैदा होते ही उसे मार दिया होगा, उसे ये सब तो नहीं झेलना पड़ता। आर्या रोते हुए बोली, क्यों क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा, क्यों। सच में उस रात मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं नहीं जानती मैं वहां कैसे पहुंची। मैं तो रोज की तरह घर जा रही थी, पर जब मेरी आंख खुली वो मैंने आपने आपको आपके साथ उस हालत में पाया। सच में कुछ नहीं जानती, मेरा विश्वास करिए, आप खुद सोचिए मुझे वो सब करके क्या मिलेगा। उस रात से पहले तो मैं आपको जानती भी नहीं थी। आर्या की बात सुनकर और उसे इस तरह खुद पर चिल्लाता देख रुद्रम ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, क्योंकि आज तक किसी ने उससे ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, तो उस पर चिल्लाना तो दूर की बात थी। लेकिन वो चुप था, क्योंकि आज उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। उसने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था कि आर्या उस कमरे तक कैसे पहुंची। जब उस रात उसने आर्या को अपने बेड पर अपने इतने करीब देखा था तो वो गुस्से से पगला हो गया था, क्योंकि उसे लड़कियों से सख्त नफरत थी, और ये लड़की तो उसके बेड तक पहुंच गई, वो भी बिना उसके परमिशन के, तो वो ये बात कैसे बर्दाश्त कर लेता। उस दिन ही उसे आर्या से नफरत हो गई थी, बिना ये जाने कि इसमें आर्या की कोई गलती थी भी कि नहीं। उस दिन ही उसने सोच लिया था कि वो आर्या का वो हाल करेगा कि वो जिंदगी भर पछताएगी कि वो उसके करीब क्यों आए, इसलिए उसने आर्या से जबरदस्ती शादी कर ली। वैसे भी एक बार जिस चीज को रुद्रम अग्निहोत्री ने छू लिया उस पर सिर्फ और सिर्फ उसका हक होता था। वो चाहता तो आर्या को बिना किसी रिश्ते के भी अपने साथ जबरदस्ती रख सकता था, पर उसने ऐसा क्यों नहीं किया उसे खुद नहीं पता था।
आर्या ने रुद्रम की तरफ देखा और रुद्रम की लाल आंखें देखकर वो कौंप गए। पता नहीं आज उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई जो उसने रुद्रम को वो सब बोल दिया जो उसने इतने सालों से उसने अपने दिल में दबा रखा था। पर अब उसे पछतावा हो रहा था कि उसने वो सब क्यों कहा, क्योंकि जहां तक वो रुद्रम को जानती थी कि वो इस सब के लिए उसे कभी भी माफ नहीं करेगा और उसे भयानक सजा देगा, और उस बारे में याद करते ही उसके आंख से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसमें अभी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस भयानक टॉर्चर को झेल सके। वही रुद्रम बस बिना कुछ बोले बस अपनी लाल आंखें से आर्या को घूर रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी के अभी आर्या को जान से मर दे, पर कुछ सोचकर वो रुक गया। उसने एक आखिर बार आर्या की तरफ देखा और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। बाहर पहुंचकर उसने अपना फोन निकला और किसी को फोन किया। पता करो उस रात आर्या वहां कैसे पहुंची। ये बोलकर रुद्रम ने कॉल कट कर दिया। अगर आर्या ने जो कहा वो सच हुआ तो वो क्या करेगा। तभी रुद्रम के सामने आर्या का रोता हुआ चेहरा नजर आने लगा और उसने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली। ये आर्या किस रात की बात कर रही थी, और क्या सच में आर्या की उस दिन कोई गलती नहीं थी। एट पूजा, अभी मैंने रुद्रम और आर्या के मुश्किल से 3 एपिसोड लिखे होंगे और आपने कह दिया कि ये कॉपी है। अभी मैंने स्टार्ट किया है, पहले आप थोड़े और एपिसोड पढ़े फिर मुझे बताएगा कि कॉपी है कि नहीं। क्या होता है, प्लॉट सोचना पड़ता है फिर स्टोरी स्टार्ट होती है, इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करिए, ये किसी नॉवेल की कॉपी नहीं है। एंड कोऑपरेट करने के लिए थैंक यू सो मच। मुझे अच्छा लगा कि जैसे आपको लगा आपने मुझे बताया ऐसा ही। अगर आपको नॉवेल में कोई प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी उसे ठीक करने की और आपको समझने की। ऐसे ही मेरी नॉवेल को खूब सारा प्यार देते रहिए और हो सके तो प्लीज अपने फैमिली और दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। थैंक यू दिल से, लॉट्स ऑफ लव दो दिल। आई नो छोटा चैप्टर है, मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको लॉन्ग चैप्टर दे सकूं और ट्राई कर रही हूँ कि कुछ भी पिछले चैप्टर के रिपीट न करूं। आपने नोटिस किया होगा कुछ दिनों से मैं बिना किसी रिपीट के चैप्टर डाल रही हूँ, इसलिए चैप्टर को पूरा और डेली पढ़े। अब आगे क्या होगा आर्या और रुद्रम की जिंदगी में जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये नॉवल रिबॉर्न ऑफ डेविल लिटिल वाइफ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज के लिए इतना ही, आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड पढ़िए एंड प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड प्लीज आप लोग आपने रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी। प्लीज प्लीज। दूसरी तरफ बॉयज हॉस्टल में कार्तिक को वहां देखकर एक पल के लिए सब हैरान हो गए। ऐसा नहीं था लड़के एक दूसरे के कमरे में नहीं जा सकते थे, मगर उसमें सामने खड़ा ये लड़का कोई आम लड़का नहीं था। उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैकग्राउंड था और ऊपर से अलग थलग ही रहता था। वो उनके साथ उठना बैठता नहीं था, इसलिए इतनी रात को कार्तिक को यहाँ देखकर वो लड़का हैरान हो गया था। लड़का बोला, क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए? कार्तिक ने बिना किसी इमोशन के कहा, मुझे ध्रुव से मिलना है। ध्रुव का नाम सुनकर उस लड़की के भौहें सिकुड़ गए। उसे समझ नहीं आया कि वो कार्तिक से कैसे कहे, इसलिए वो बिना कुछ बोले साइड हो गया और कार्तिक को अंदर आने दिया। रूम के अंदर कदम रखते कार्तिक को शराब की एक तेज गंध आए। उसने उस तरफ जहां ध्रुव था। ध्रुव पूरी तरह नशे में धुत था और कुछ बड़बड़ा रहा था। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की तो उसे समझ आया कि वो आरोही का नाम बड़बड़ा रहा था। ध्रुव को ऐसी हालात देखकर कार्तिक ने उस लड़के की तरफ देखा तो वो लड़का समझ कि कार्तिक क्या पूछना चाहता है, तो वो बोला, वो आज ध्रुव आरोही के हस्बैंड से मिलने गया था और जब से वहां से वापस आया है तब से ऐसे ही बेहावे कर रहा है। ध्रुव के हिसाब से आरोही का हस्बैंड कोई बुरा आदमी नहीं है, बल्कि वो किसी ग्रीक गॉड की तरफ है और सच में वो तुमसे लाख गुना ज्यादा हैंडसम है, पर हमें उसकी बात पर भरोसा नहीं है। हमें लगता है वो सब सच नहीं है। ध्रुव अभी कुछ ज्यादा ही नशे में ही, इसलिए वो ऐसी बहकी बहकी बात कर रहा है। हमें लगता है कि उसका दिल टूट चुका है, इसलिए बकवास कर रहा है, वरना इस दुनिया को कोई इतना गुड लुकिंग और हैंडसम लड़का कैसे हो सकता है जो उस बदसूरत आरोही से शादी करे। वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उसे ध्रुव के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? वो इतना हैंडसम था कि किसी भी लड़के को गे बनाने पर मजबूर कर दे। अगर मैं थोड़ी देर वहां और रुकता तो मैं खुद को उसकी तरफ अट्रैक्ट होने से नहीं रोक पाता। ध्रुव की बात सुनकर रूम में एकदम से शांतता छा गया था। किसी के पास बोलने को कोई शब्द नहीं थे। वो इतना हैंडसम था कि तुम्हें गे बना सकता था, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? वही कार्तिक बड़े ही गौर से ध्रुव की तरफ देख रहा था और कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। वो इतना हैंडसम था कि किसी को गैप बना सकता है। तभी उसे कुछ देर पहले का दृश्य याद आया। फिर कुछ सोचकर कार्तिक ध्रुव के पास गया। उसने अपना फोन बाहर निकला और किसी की फोटो दिखाते हुए, क्या तुम इस आदमी के बारे में बात कर रहे हो?
ध्रुव ने कार्तिक के फोन की तरफ देखा और फोन की तरफ देखते ही उसके एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। हाँ, ये वही इंसान है जिसे आरोही अपना हस्बैंड कह रही थी, लेकिन तुम्हारे फोन में आरोही के हस्बैंड की फोटो क्या कर रही है? ध्रुव की बात सुनकर कार्तिक के आंखों के आगे एकदम से अंधेरा छा गया। मतलब वो सच में दक्ष था। मतलब दक्ष की जिससे शादी हुई थी वो और कोई आरोही थी, उसकी क्लासमेट और उसकी डेस्क मेट भी। आरोही के इतने पास होते हुए भी उसे इस बारे में कभी पता क्यों नहीं चला? अगले दिन क्लास में हमेश की तरह क्लास में टीचर पढ़े रहे थे और कार्तिक आराम सो रहा था और वही आरोही अजीब नजरों से उसे देख रही थी। कार्तिक पढ़ते में बहुत होशियार था, फिर भी क्लास में हमेशा सोता हुआ रहता था। वो अपने हिसाब से चलने वाला इंसान था। जब उसका मन करता तो अच्छे मार्क्स लेता और जब मन करता फेल हो जाता। सच में दक्ष के परिवार में सब एक से बढ़कर एक अजीब लोग थे। एक दक्ष जिसके साथ रहते हुए उसे इतने साल हो गए थे, फिर भी आरोही आज तक उसे समझ नहीं पाए थी। दक्ष के मूड का कोई ठिकाना नहीं था, उसे कब किस बात पर गुस्सा आ जाए। अर्जुन उसके बारे में वो ज्यादा नहीं जानती थी, वो बस उससे 1 या 2 बार मिली थी और उसने भी उन दोनों के बीच शायद ही कोई बात हुए होगी। पिछली जीवन में उसे पहली नजर में ही अर्जुन से प्यार हो गया था, पर अर्जुन ने कभी उसे भाव नहीं दिया और शादी के बाद उसने बस उसे फैमिली मीटिंग में ही देखा था। वैसे भी शादी के बाद उसका अर्जुन के प्रति प्यार पूरी तरह खत्म हो गया था। ऊपर से वो दक्ष भी बहुत डरती थी पिछली जिंदगी में, जिस वजह से उसने कभी भी अर्जुन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ हो वो था तो बहुत अजीब, क्योंकि ज्यादा किसी बात नहीं करता था और अपने भाई की तरह वो भी लड़कियों से दूर ही रहता। सोनाली ने चाहे उसे कितना भी अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश क्यों न की हो, पर उसने कभी भी उसे कभी भाव नहीं दिया। वो बस अपने बेस्ट फ्रेंड की वजह से उससे थोड़ा बहुत बार कर लेता था, क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड थी बस। और ये कार्तिक, ये भी अपने दोनों चाचू की तरह ही था। सच में सिंघनिया परिवार के कोई भी बच्चे नॉर्मल नहीं थे। आरोही अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे अपने हाथ पर कुछ गर्माहट महसूस हुई। उसने जल्दी से अपने हाथ की तरफ देखा और उसकी आंखें फैल गई, क्योंकि कार्तिक ने नींद में उसके हाथ को पकड़ लिया था और उसे तकिया समझकर उसे किसके पकड़े बड़े आराम से सो रहा था। उसी समय हर तरफ आपस में बात होने लगी। जिन लड़कियां का ध्यान कार्तिक की तरफ था और जो बड़े ही प्यार से उसे देख रहे थे, उन सब का चेहरा एकदम से काला पड़ गया था। वही ईशा अपने खा जाने वाली नजरों से उसे घूर रही थी। ओह माय गॉड! कार्तिक सच में उस बदसूरत लड़की का हाथ पकड़ के सो रहा है। उस बदसूरत लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरे कार्तिक को छूने की? आज तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। छोड़ो मुझे, मैं उसे जान से मार दूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कार्तिक को सिड्यूस करने की? जो लड़कियां कार्तिक की डाई हॉट फैन थी, वो कार्तिक को इस तरह आरोही का हाथ पकड़ा देख पूरी तरह पागल हो चुकी थी। वही आरोही ने जब उन लड़कियों को इस तरह खुद को घूरता देखा तो उसने अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की। यार, अब इन सब में उसकी गलती क्या हुआ? क्यों हर बार उसके साथ ही सब कुछ होता था? वो भी तो विक्टिम थी, फिर वो सब पागलों की तरह उस पे इस तरह क्यों चिल्ला रही थी? लेकिन आरोही की हिम्मत नहीं थी वो सब कहने की, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने कुछ भी कहा तो वो लड़कियां जो बस उस पे झपाटा मरने को तैयार थी, वो पता नहीं उसका क्या हाल करती, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। आरोही जब अपना हाथ पीछे खींच रही थी, उतने में ही कार्तिक की नींद खुल गई। ये देखकर आरोही ने एक राहत की सांस ली और उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। वही कार्तिक इस समय बहुत हैंडसम लग रहा था। उसका नींद से भरा चेहरा जिसमें वो बहुत प्यारा लग रहा था। इतने साल दक्ष के साथ रहने के बाद उसे लगा था कि अब वो उसके हैंडसम फेस की आदी हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी कार्तिक को इस तरह देखकर वो एक के लिए ठिठक गए। उसकी नजरें जैसे उसके चेहरे पे जम सी गई। भले ही कार्तिक दक्ष के जितना हैंडसम नहीं था, लेकिन वो दोनों दो अलग इंसान थे। जहां दक्ष बहुत खतरनाक इंसान था, तो वही कार्तिक बस एक नजर में ही किसी को घायल कर सकता था। अब आगे क्या होगा दक्ष और आरोही की जिंदगी में, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये नॉवल रिबॉर्न ऑफ डेविल लिटिल वाइफ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज के लिए इतना ही। आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड पढ़िए एंड प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड प्लीज आप लोग आपने रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी। प्लीज प्लीज।